हेलो बच्चों। आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक वसंत भाग 3 में चैप्टर 2 बस की यात्रा। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ को, बस की यात्रा, जिसको हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया। मतलब इनके जो लेखक है, ये पाठ के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई जी। ठीक है। जो ये पाठ है ना, ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का मतलब क्या होता है कि कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा का पूरा वर्णन हम कहीं लिख कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा यात्रा वृतांत, या कैसे बोल सकते हैं, यात्रा का वर्णन करना यात्रा वृतांत होता है। ठीक है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताते हैं कि प्राइवेट जो बस कंपनियां हैं ना, जो प्राइवेट बस कंपनियों के जो मालिक हैं वो कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिक मुनाफा या धन कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। उनको उनके जो यात्री, जो बस में यात्री होते, जो यात्रा करते हैं, उनकी जान की कोई परवाह नहीं होती है उनको। और लेखक व उनके जो 4 मित्र हैं ना, वो भी इसी बस में यात्रा करते हैं। और जो यात्रा करते हैं तो उसके बारे में लेखक जी ने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है कि वो ऐसी एक खटारा बस में वो यात्रा करने जा रहे थे। तो यात्रा जब करते हैं तो उसमें क्या होता है वो सब ये पाठ में हम पढ़ेंगे। चलो अब पाठ को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। हम 5 मित्र कौन थे? लेखक स्वयं थे एक तो, और 4 उनके मित्र थे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब जिस बस में वो सफ़र कर रहे थे या करने वाले थे आगे, तो वो सेम कंपनी की थी, एक ही कंपनी की बस थी जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब वो पहले पन्ना से सतना के लिए और फिर सतना से जबलपुर के लिए वो जो बस में यात्रा कर रहे थे, वो क्या एक ही बस कंपनी, जो कंपनी थी वो एक ही थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? अभी लेखक और जो उनके मित्र थे वो पूछने के क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। फिर जो जो लोग थे जो सलाह दे रहे थे वो बोलते हैं नहीं, बस डाकिन है, कि रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते, पर जो बस है ना वो खुद डाकिन है। कौन सी बस? ये वाली बस, ये वाली बस। ठीक है। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब वृद्धावस्था की थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, पर वो मतलब इतनी पुरानी थी, उसमें क्या सब निशान विशान लगे हुए थे, जैसे कि उस निशानों से ही पता था बहुत पुरानी है बस। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। अभी वो बस इतनी पुरानी हो गई थी कि वो खाली ऐसा लगता था कि बस इस बस को एक जगह रख दिया जाए और उसकी पूजा करनी चाहिए। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अभी वो वही बस में, सेम बस में कौन था? जो कंपनी की बस से वो जा रहे थे ना, वही कंपनी का एक कोई हिस्सेदार जो पार्टनर था, वो भी उसी बस में सफ़र कर रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? अभी वो बस देखने में तो ऐसी लग रही थी कि वो बहुत पुरानी है, वो चलेगी नहीं, और सलाह भी दिए थे लोगों ने कि मतलब ये बस में सफ़र मत करो। फिर भी अब जब उनको लगा कि बस के जो बस कंपनी है उसके जो हिस्सेदार है वो भी इस बस में जा रहा है, तो लेखक और उनके मित्रों ने पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले, जो कंपनी के हिस्सेदार था वो बोला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे चलेगी, क्योंकि इतनी पुरानी जो बस है ये अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है?
हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, अभी वही बस में क्या, एक लेखक के मित्र थे जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है। जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति मतलब वृद्धावस्था में उनको अनुभव होता है ना, जिंदगी का अनुभव होता, उसी तरह इस बस को भी अनुभव है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब नई नवेली बसों से, जो ये नई नई बस आई हैं उनसे उनसे ज़्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, मतलब लेखक और उनके मित्र को जो छोड़ने आए थे, वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। वो बस की हालत को देखकर वो सब ऐसे अलविदा दे रहे थे जैसे वो आखिरी विदा हो उनका। उनकी आंखें कह रही थी, अब लेखक उनकी आंखों को साफ साफ पढ़ सकते थे, क्योंकि आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, कि दुनिया में आया है तो वो जाएगा भी, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब कारण। अब आदमी को इस दुनिया से जाने के लिए, विदा लेने के लिए एक कारण होना जरूरी है। ठीक है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब वो बस में जैसे ही बैठे तो उसमें ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे हम सब उसके इंजन के ही भीतर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे, क्योंकि वो जो इतना हिलती थी ना बस, तो टूट टूट कर झड़ गए थे वो सारे कांच, इसलिए उसमें बस में क्या थे, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, कहीं वो वापस से टूटकर हमारे ऊपर ना गिर जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, मतलब खिड़की से दूर हट गए वहाँ से। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अभी लेखक बता रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग मतलब सहयोग न देना। अभी बस का जो हिस्सा था, एक हिस्सा दूसरे हिस्सा का साथ नहीं दे रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब सीट और बॉडी या बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे रहा था। कोई कहीं ऐसा लगता था जैसे सीट बॉडी को छोड़कर चले जाएगी, कभी ऐसा लगता है कि बस की जो बॉडी थी वो सीट को छोड़कर चले जाएगी आगे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, मतलब एक जगह में वो बस रुक गई थी। एकाएक बस रुक गई मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। अभी क्या किया ड्राइवर ने, पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें से क्या बाल्टी में पेट्रोल निकाल लिया और उसे अपनी बगल में रख लिया। नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अभी क्या अपने पास में रखकर नली में पेट्रोल डालता, फिर इंजन में भेजने लगा वो पेट्रोल। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार, अभी जो बस कंपनी का ही जो हिस्सेदार था, पार्टनर था, वो भी क्या करेगा, इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, जैसे दूध की बोतल माँ बच्चे के मुंह में लगाती है ना, उसी तरह। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे।
मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, कहीं बस इसमें गिर तो नहीं जाएगी, झील में गिर तो नहीं जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी। गलानी मतलब पश्चाताप। बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, कि वो वृद्धा है और उस पर हम लदकर सभी चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, मतलब देहांत हो गया, तो इस वियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि मतलब दाह संस्कार करते ना, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, मतलब वो बस्ती एकदम धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, मेरी तो वो अब उम्र नहीं है, तुम्हारी जैसी उम्र नहीं है, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब एक टायर पंचर हो गया था। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। कौन? वो बस। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। अभी क्या है कि लेखक बोल रहे हैं कि वो जो कंपनी के जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उसको अपनी बस का पूरी हालत का पता था और यहाँ तक कि टायरों का भी पता था। वो फिर भी जान हथेली पर लेकर वो बस में ही सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कौन? वो जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था, उसके बारे में बोल रहे हैं लेखक। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उनको, लेखक और उनके मित्रों को कहाँ जाना था? पन्ना जाना था। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण मतलब प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, क्योंकि वो बस क्या वहीं में रुक गई थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि वो पहुंचाएगी, पन्ना नहीं पहुंचाएगी थी। तो सबने क्या, चिंता धीरे धीरे छोड़ दी थी और सब आराम से बैठकर हंसी मजाक करना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, अब इससे अगली वाली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।